हम लोग फिर से वापस आए हैं और आज हम लोग एक्चुअली आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि 10th के बच्चों की डिमांड थी कि जो है उनकी भी वीडियो बनाई जाए। तो हम लोग 10th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, ये वीडियो 12th के भी बच्चे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके भी समझ में आएंगी चीज़ें। तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझनी होगी बच्चों, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। 10th के बच्चों के लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है? तो ये वो एक अरेंजमेंट ऑफ मेटल है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, हम उस चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं। हालांकि ये सीरीज काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में जितने हैं हम उनको अरेंज कर दे रहे हैं। तो आप अपने किताब में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पोटेशियम, सिंबल्स आप लोग पहचानते होंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, देन जिंक, जिंक के बाद आ जाएगा आपका आयरन। ठीक है, आयरन के बाद आ जाता है लेड, पीबी होता है, प्लम्बम इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। ठीक है, जो मतलब कि लैटिन नाम कह सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेस होता है हाइड्रोजन का। अब जो बच्चे जानते होंगे कि हाइड्रोजन कभी कभी मेटल की तरह से बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह से भी बिहेव करता है। देन आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद आता है आपका जो है सिल्वर, और सिल्वर के भी नीचे आता है गोल्ड। अब जो बच्चे जानते हैं उन्हें यह पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे इस सीरीज में, जब हम सीरीज में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसा होगा कि रिएक्टिविटी घटते जाती है। यानी कि अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक इस पोटेशियम से लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरह से यानी कि ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हालांकि लिथियम इससे भी ऊपर आता है, मगर पोटेशियम आपके सिलेबस में और ये हाईएस्ट रिएक्टिव है इस सीरीज में, अभी जो प्रेजेंट टाइम में सीरीज आपको दिख रही है। अब आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारी जो है रिएक्शंस पढ़ी हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जिसमें आपने सीखा है कि जब एक सब्सटेंस, अगर हमने कोई सब्सटेंस ले लिया AB, उसका रिएक्शन हमने C से कराया, और अगर ये C इस A की जगह ले ले, यानी ये बना ले CB और A बाहर कर दे, तो इसे हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर अगर हम लोग ये कहें कि AB प्लस CD गिव्स CB एंड AD, इसका मतलब क्या हुआ कि C ने A को और A ने C को, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते थे। ठीक है, तो अगर आप बच्चे सीखेंगे तो यहाँ पे C ने A को डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो C ने जब A को डिस्प्लेस किया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि C इज़ मोर रिएक्टिव, C इज़ मोर रिएक्टिव दैन A। तो इसका मतलब कि ये जो आप सीरीज़ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से फालतू चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, कि यहाँ से जो आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, इस सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है अपने से नीचे वाले एलिमेंट से। यानी जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को ही डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम इन सभी को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर।
तो ये एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और आगे कुछ फटाफट तेज़ी के साथ हम लोग रिएक्शंस देखेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिए आप कि अगर हम ये रिएक्शंस देखें तो किस तरह से रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो सिंपल से रिएक्शन देखते जाएंगे। आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसकी भी एक वीडियो बना दी जाएगी फटाफट आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो एक रिएक्शन जो आती है वो आती है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में कि अगर कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एसिड में HCl ले लिया, HCl की रिएक्शन हमने सोडियम से कराया, ठीक है। और यहाँ पे आप डाइल्यूट एसिड लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो ये बना लेगा NaCl जो कि सॉल्ट है और साथ में H2 गैस। अब कोई कहे सर जी ये तो बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 2NaCl हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे आप सभी लोग जैसे हम थोड़ा सा इसको और जो है दूसरे एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे HCl ही है, हमने अब की यहाँ पे Mg ले लिया, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2HCl चाहिए होगा, तो ये बना लेगा MgCl2। वैलेंसी का मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोग 9th में पढ़ा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी टेकन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी गिवन, ठीक है, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो ये बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। जब भी आप एग्ज़ाम में रिएक्शन लिखें तो नीचे नाम लिखना ना भूलें, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा लिख सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा और भी आप रिएक्शन देखिए। जैसे अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है कि ये CBSE में पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड। ये अच्छा सवाल है। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ या रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको हम लोग बच्चों नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये अच्छा सवाल है, क्यों ऐसा होता है? अब इसका रीज़न क्या है समझिए। देखिए सबसे पहले तो आपको हम समझाते हैं कि जो HNO3 है, ये सवाल अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है। HNO3 जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? विच ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंसेस, ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जब बड़े हो जाएंगे आप लोग 10th वाले बच्चे, तो आप लोग सीखेंगे कि जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड
गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, तो गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो HNO3 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन बहुत तेज कराता है। अब होता क्या है मैं आपको समझाऊं कि जब रिएक्शन हम कराते हैं HNO3 से होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया HNO3, ठीक है, और HNO3 का रिएक्शन मान लीजिए हमने किसी मेटल से करा दिया, ठीक है, हमने कोई भी एक मेटल ले लिया, ठीक है, हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया। अब होता क्या है कि जब आप ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, वो बात सही बात है, वो तो अलग चीज़ हो गई। इसके बाद जो H2 गैस होती है, क्योंकि जो हमारा कंटेनर रहेगा उसमें हमने यहाँ पे मेटल के पीसेज रख दिए, ठीक है, और इसमें हमने जो है थिसिल फनल से हमने जो है इसमें HNO3 डाला है। तो यहाँ पे एसिड का कुछ पार्ट प्रेजेंट रहेगा जो अभी बचा हुआ है, वो एसिड का पार्ट इस H2 से रिएक्ट करेगा, यानी HNO3 रिएक्ट कर लेगा इस H2 से और इसे कन्वर्ट कर देगा वो H2O में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा N2O का थ्राइस, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी खुद के कई सारे पार्ट बना लेगा और H2 को H2O में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है आपका कि why HNO3 do not give H2 गैस विद रिएक्शन ऑफ मेटल, तो आप ये कह सकते हैं कि H2 गैस कन्वर्टेड इनटू H2O बाय द ऑक्सीडेशन ड्यू टू, क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस और हम देख लेंगे। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, रिएक्शन विद वाटर, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, क्योंकि उसमें वाटर के अलग अलग टाइप के साथ रिएक्शन होता है। कुछ गर्म वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ठंडे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। दूसरी एक टाइप की ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, अगर हम पोटेशियम ले लें के रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता है, यहाँ पे 4 टाइम्स के कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे अच्छा एक चीज़ और, जो ये रिएक्शन जो होती है ये वाली रिएक्शन जो एग्जाम्पल हमने लिया है पोटेशियम का, यहाँ पे पोटेशियम हो या फिर सोडियम हो या फिर लिथियम हो, ये वेरी विगरस रिएक्शन होती है। विगरस का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव। तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं। जनरली हम लोग सिंपल जो है रिएक्शंस कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे दें कॉपर का। जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, बट ये रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, यानी कॉमन टेम्परेचर पे ही खुद से ही रिएक्शन हो जाएगी। मगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे बर्न करना पड़ेगा, यानी कि हीट देना पड़ेगा। तो ये बना लेगा बच्चों Cu2O। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बनाएगा CuO और इसको बैलेंस कर लेंगे 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कहेंगे को, ठीक है। और इसके बाद इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड कॉपर बनाता है या कोई भी मेटल बनाता है। इसके बाद मेटल जब
एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है, जैसे HNO3। कौन सा एसिड हम यूज करें यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, या तो आप HCl यूज कर लीजिए, या तो आप H2SO4 यूज कर लीजिए, आप H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग जो है जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल कि मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब कि इनसे जो है तार बनाया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल नहीं होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, यानी कि इनको पीटने पे साउंड निकलता है, जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी कि अगर आप इनको पीटोगे तो ये शीट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स टूट जाएंगे। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं, यानी इनको अगर आप मारोगे तो टुकड़े टुकड़े टूट जाएंगे। इसके अलावा मेटल्स लशरस होते हैं। लशरस का मतलब कि अगर आप इनको काटोगे तो इनमें से चमक निकलेगी। ठीक है, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? एक्सेप्शन ये है कि डायमंड ये चमकता है जब इस पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है तो। और साथ में आयोडीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार MCQ में पूछा गया है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है। ठीक है, इसके बाद मेटल जो है, मेटल्स के अंदर और भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है। इनका कम होता है, लो होता है नॉन मेटल्स का। इसके बाद जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है लिथियम भी हो गया, है ना। ये सब बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली तो सॉफ्ट ही होते हैं, कमज़ोर होते हैं, मगर डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाकी मेटल्स की और भी रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।